नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत झा। आज हमारे बीच विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर रमन कुमार झा मौजूद है, जो बिना किसी सहयोग के समस्त सामाजिक गतिविधियों को विश्व पटल पर लाने को एक अनोखी मुहिम जो दिन रात बिना कोई स्वार्थ भाव से लगे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार रमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी रमन जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार झा है और मैं सलोना बखरी एक छोटे से कस्बे से हूँ जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के सबसे अंतिम लास्ट छोर पे आता है, उत्तरी छोर पे। और मेरी पढ़ाई मध्य विद्यालय बखरी से हुआ है। उसके बाद मैं बेगूसराय में ही बीपी स्कूल से मैट्रिक किया, फिर दरभंगा से स्नातक किया और उसके बाद मैं सामाजिक सरोकार से शुरू से ही बचपन में यूँ कहें कि मेरे डीएनए में है। तो मैं एक विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूँ और सामाजिक गतिविधि में संलिप्त रहता हूँ। जी, जैसे आपने बोला कि आपके डीएनए में सामाजिक है, तो आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताएं हमें। मेरे पिताजी डॉक्टर रघुनंदन झा, डॉक्टर आर्यन झा हैं और उनके ही वजह से जब मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे माता पिता का सबसे बड़ा रोल है। और दादा दादी तो थे ही, चूँकि उन्हीं के कंसर्न में उनसे जो सीखता था। बहुत अभाव की ज़िंदगी थी और अभाव बहुत कुछ कराता है। और अगर आपको अतीत याद रहता है ना, तो उस अतीत के सहारे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अतीत और अतीत को संजोने का जो प्रयास कर रहे हैं, वही मुझे कुछ कराना पे मजबूर कर रही है और हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर आप हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। दादाजी विश्वनाथ झा और दादी माया देवी, तो उन्हीं दोनों के नाम को जोड़ के विश्व माया बनाया, ताकि कभी इस संस्था से पाप ना पनपे, समाज को ही और समाज के लिए ही समर्पित होकर काम करें। कभी भी मन में ख्यालात आया कि मैं गलत कुछ या रेवेन्यू पे कुछ अपने बारे में कुछ स्वार्थ आया, तो तुरंत दादा दादी याद आ जाए। जी, इसका उद्देश्य क्या है? मेन विश्व माया का जो सबसे बड़ा सोच है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। किसी गांव को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ स्वस्थ होना, अगर आप शिक्षित हैं और स्वस्थ नहीं है तो भी बेकार है। विश्व माया एक बस उसी की परिकल्पना है कि गांव को स्मार्ट बनाए। रमन जी, जैसे आपने बताया किसानों पे आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उसको योजनाओं के बारे में पता चले, तो आप कुछ योजना हमें बताएं, क्या क्या योजना है? शायद इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि सरकार क्या क्या योजना ला रही है। जी बिल्कुल, किसानों को लेके अब केसीसी तो बहुत लोग जान रहे हैं। एक कनेक्शन एमएसपी है। किसानों को लेके मैं एग्जांपल से ही बताना चाह रहा हूं कि किसान अपडेट हो। योजनाओं की जानकारी तो हम बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन यूजर कम हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि और भी कुछ करने की जरूरत है, ताकि एग्रीकल्चर के ही माध्यम से बिहार पटल पे नहीं, विश्व पटल पे आ सकता है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि पंजाब हरियाणा में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है। सर, आपने बोला कि आपके जो ट्रस्ट है हेल्थ सेक्टर पे भी काम है, तो उसमें क्या योगदान है आपका? देखिए, स्वास्थ्य में जो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे घर में ही बहुत डॉक्टर हैं और बहुत कलीग लोग हैं। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। डॉक्टर हैं तो मेडिकल रैप तो जुड़े ही होंगे, तो उन लोगों से कलेक्शन करते हैं सैंपल का। पेशेंट को क्या है, ठीक होने से मतलब है, खास करके जो वीकर सेक्शन है, जो अफोर्डेबल नहीं है अपने डिजीज को लेके, तो वो कलेक्शन का इकट्ठा करके डॉक्टर लोगों से पार्ट टाइम लेते हैं और गांव-गांव में कैंपिंग करते हैं। और उस कैंपिंग में कुछ खास डिजीज के लोग मिल जाते हैं, तो इतने कली लोग हैं कि सर को बोल देते हैं कि सर ये सर्वाइवल नहीं है, इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो हमारे रिक्वेस्ट से वो या तो फ्री कर देते हैं या मिनिमम अमाउंट में। अगर पेशेंट के पास अमाउंट नहीं होता है तो हम लोग कंट्रीब्यूट करके उनको ये करते हैं। तो इस तरह से करते करते बहुत लोगों को कई गांवों में हजारों कैंपिंग हुआ और उससे बेनिफिट मिला है। खाना पूर्ति का कैंपिंग नहीं, वास्तव में जेन्युइन, जैसे डॉक्टर के यहाँ पेशेंट जिस तरह से दिखाते हैं, तो पैथोलॉजिकल, अल्ट्रासोनोग्राफी का या और भी जो चीजें होती हैं। जैसा कि सर आप पेशे से तो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा समाज सेवा तो हेल्थ ही होता है,
तो कैंप जो आप लगाते हैं, जिसने बताया कि ये सिर्फ बखरी में ही लगता है कि बेगूसराय की बाकी जगह में भी? नहीं, कई जगहों पे लगा रहे हैं हम, समस्तीपुर, खगड़िया, मधुबनी, मतलब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। बल्कि हम कहीं निकलते हैं तो राह चलते भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी गाड़ी में दवा, सारा चीज़ की कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। जी जी। और सामाजिक गतिविधि में आप टाइम देख के 10 to 4 इस तरह से नहीं होता है। सामाजिक गतिविधि में 2 बजे रात भी अगर फ़ोन आए तो आपको जाना पड़ेगा। ये तो मतलब ये सारे डॉक्टरों पे आता है, क्योंकि आप तो एक समाज सेवी भी साथ में है, तो आपकी तो दायित्व और भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। शिक्षा में किस तरह का योगदान आपका है? शिक्षा के बदलाव को लेके हमारे दिमाग में जो बचपन से चल रहा था कि KG to PG बेस से लेके हायर एजुकेशन को लेके, तो इसमें काफ़ी सारा बदलाव आया। एक नाम हमने दिया सुगम शिक्षा केंद्र, और स्लम के बस्तियों में, छोटे छोटे बस्तियों में जहां सरकारी सुविधाएं भी नहीं जा पा रही हैं, 0% लिटरेसी है, वैसे वैसे जगहों को चिन्हित किया। जैसे मेरा पहला स्टार्टअप था सुगम शिक्षा केंद्र का सीमाना गांव, जो खगड़िया और बेगूसराय का बॉर्डर है, इसलिए उस गांव का नाम सीमाना पड़ा। देखे तो एक हैंडीकैप था मनोज सदा, उससे मेरी बात हुई तो बताया कि एजुकेशन का कुछ नहीं है, और हर स्लम गांव में एक सामुदायिक भवन होता है। तो उससे पूछे कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो बोला सर पढ़ना तो चाहते हैं। तो फिर उनको मैंने मदद किया एजुकेशन में, और उसी सामुदायिक भवन को चुना उना करके खुद से झाड़ू लेके सफाई शुरू किया। 10 बच्चों से शुरू हुआ और महीना भी नहीं हुआ 250 बच्चे हो गए। और उन बच्चों को मैंने, मतलब छोटे छोटे बच्चों को DCA कोर्स मैंने कराया। विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी सबसे ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सुशिक्षित होना। आज शिक्षित लोग हैं, लेकिन सुशिक्षित नहीं होने के कारण शिक्षा भी बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, दिव्यांगों के लिए आप क्या करें? एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था पटना के लिए, एक लड़का मिला मोहम्मद रहमान, जो यही बेगूसराय के राजापुर के रहने वाले हैं। तो रहमान दोनों पैर से विकलांग था, और उनसे जब बात हुई और उसकी बात करने का तरीका लगा कि बहुत शिक्षित है, लेकिन जब पता चला कि वो बनना चाहता है, लेकिन उसके पास इकोनॉमिक, किसान है पापा, लेकिन स्थिति सही नहीं था, तो बुक्स के लिए मैंने ट्रेन में उसको पैसा दिया, और मुझे लगा कि इस लड़के में काबिलियत होगी और ये ज़रूर कुछ करेगा। उसके बाद मैंने उसको सहयोग करता रहा, टाइम टू टाइम बात किया, गाइड किया, और 3 साल बाद जब उसने फ़ोन किया कि सर NIT में ऑल ओवर इंडिया में 31st रैंक आया है मेरा, और मुझे बहुत खुशी हुई। और एडमिशन के लिए उसके पास पैसा नहीं था, फिर बखरी बुलाया, DM सीमा त्रिपाठी थी, तो उनके माध्यम से उसको सम्मान करके और फिर उसको एडमिशन करवाया। तो इंडिया का दोनों पैरों से विकलांग, दोनों पैरों से, तब इंडिया का जो है वो नंबर 1 कॉलेज है, अभी भी वो है, वारंगल में है, वहाँ उसका एडमिशन हुआ। और एडमिशन होने के बाद उसको जो है सो 1,48,000 का स्कॉलरशिप मिला। तो वो मुझे फ़ोन किया कि सर कुछ मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर सच में आप हमको मानते हैं तो एक आदमी को आप भी शिक्षित कीजिए। एक शॉर्ट मूवी मैंने आपकी देखी थी, राम लगन की कहानी, उसके बारे में कुछ सर बताएं आप। राम लगन सच बताएं तो वो उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अगर मैं कभी दुखी होता हूँ ना, तो उसको याद कर लेता हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। और वो वीडियो पूरे देश भर में लाखों लोग देखे हैं। जी जी, उसका व्यूअर्स मैंने देखा, काफी अच्छा है। तो राम लगन मेरे ही गांव से सटे सुगा गांव का रहने वाला है, और वो एक स्लम के बस्ती में है, और सब गांव के लोग उसको पागल पागल बोलते थे। पहले मेरी नज़र उस पे नहीं पड़ी, पहली नज़र मेरे उसके किए हुए कार्य पे पड़ा। जब एक छोटा सा बच्चा एक ट्रैक्टर को घुमा के ला रहा था, मैंने पूछा कि किसने बनाया, तो उस बच्चे ने कहा बड़ा मतलब भावुक होके कि पगलावा बनिल के हन। तो मुझे उसी वक्त हिट किया कि कोई पागल ऐसा बना सकता है। तो मैं उसके इमीडिएट मैं वहाँ उसके घर पे गया और उसको देखा, उसको बनाया, मतलब उससे बनवाया। तो मुझे बहुत अंदर से जो है रूंगटा खड़ा हो गया कि वो बोल नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, माँ नहीं है, बहन भी गूंगी है, पिताजी बहुत वृद्ध हैं,
लेकिन उससे ये सीखने को मिला कि आज लोग देश में बेरोजगारी का रोना रोते हैं। अगर एक बार राम लगन को देख लेना तो वो भूल जाएगा कि सरकार देगा तब रोजगार होगा। वो खुद से भी कुछ कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। सुबह सुबह उठता है और दातून काटता है, उसको मार्केट में इशारा से, चूंकि वो बोल सुन नहीं सकता, इशारा से 5-5 करके वो बेचता है। फिर वो फसल भी काटता है, किसानों का फसल काट के उसको कुछ मिलता है। उसके बाद जो समय मिलता है वो मिट्टी का कुछ भी, क्लेइंग आर्ट उसको बोलते हैं, कुछ भी, ट्रैक्टर, खिलौना, कुछ भी बना देता है और 2 रुपए में 3 रुपए में बच्चों को वहाँ बेचता था। तो मैं जब से लगभग 7 साल हो चुका है उससे जुड़ा हूँ, उसको मैंने उसके आर्ट को बना के प्रत्येक दिन जाता या 2 दिन पे 10 दिन पे, जब वो कंप्लीट करता तो उसको मैं पैसा देता, इतना पैसा देता कि उसका घर चल जाता। तो एक माध्यम था कि उसका घर चले और उस खिलौने को स्टोर करके रखता कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा ये खिलौना। और करी से करी बनता गया। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आत्मानंद जी, जो DOP हैं, वो मुंबई से आए और बिना कोई श्रम लिए, और वो बोले कि रमन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो हम इस पे फिल्म बनाएंगे। 2 दिन रहे और दोनों दिन, चूंकि वो क्या एक्टिंग करेगा फिल्म में, वो एक्टिंग नहीं कर सकता है, छुप के रियल शूट किए सुबह से शाम तक का उनका दिनचर्या उस निकाल के उस फिल्म को किए। फिर मुख्यमंत्री जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उस फिल्म का उद्घाटन किए। उससे मुझे जो सीखने को मिला ना, सबसे खास बात, इस बीच में उसके पैर में यहाँ पे घाव हो गया था, बड़ा सा कीड़ा हो गया था। उस दिन मैं रोया भी था बहुत, क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो शायद उसकी पैर काटने के पूरा अंदर तक चला गया था, तो पैर काटने की नौबत आ जाती। संजोग से देखा तो उसको गाड़ी से लेके आया। फिर सबसे खास बात ये लगा कि लोगों को ऑपरेशन, छोटा सा भी ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेसिया आ जाता है। जब उसमें फिनाइल का तेल वगैरह, कीड़ा निकलने के लिए जो मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, वो हंस रहा था और बिना कोई मतलब कोई इंजेक्शन दिए हुए। उसकी हंसी जो है ना, उसका सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। और मुझे जब वो देखता है, हंसता है, तो मुझे एक गजब की एनर्जी आती है और मैं फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता हूँ। जब भी परेशानी होती है तो राम लगन, जिसका नाम ही इतना मर्यादित है, एक तो राम, ऊपर से लगन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए एक गांव ही बसाना चाहता हूँ राम लगन के नाम से, जिस गांव में शिक्षा बहुत बेहतर हो, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो, कृषि में बहुत अच्छे लोग करें। तो राम लगन गांव के नाम से ही एक गांव, जो सुंदर गांव बसाने की जो परिकल्पना है, उसके लिए शुरुआत भी हो चुकी है। और कई IITian, कई डॉक्टर्स और कई अच्छे लोग, गजेटेड रैंक के अफसर लोग जुड़ रहे हैं। और हाल में ही आने वाले थे स्पेशली राम लगन से मिलने वाले, जो सच में बेगूसराय के लाल हैं, DIG विकास वैभव, वो फिल्म देख के मुझे फ़ोन किया कि रमन जी हम आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन अचानक ये हो गया तो वो नहीं आ पाए, लेकिन हमेशा वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं राम लगन के विषय में। आपकी ट्रस्ट इतना सारा काम एक साथ कर रहा है बिना किसी सरकारी सहायता के, उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो ना, अगर सच में दिल से आप कुछ चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कोई गिर गया, उसे उठाने में पैसा नहीं लगता है। मैं यही कर रहा हूँ, मैं पैसों से काम नहीं कर रहा हूँ, अपने श्रम दान से काम कर रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ आसान है। और एक कारण और भी है, मेरी वाइफ अंजू झा, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सच में 24 घंटा लगी रहती है कि कीजिए। तो अगर जीवन संगनी अगर सपोर्ट करे तो काम और आसान हो जाता है। और जी, जैसे पेशा से आप डॉक्टर भी हैं, तो सारे काम एक साथ आपको करने में कठिनाई तो बहुत आती है। एक्चुअली मैं खुद सारे चार्ज को अकेले नहीं कर पाता हूँ। जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लोगों से जुड़ के और स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके, छोटा छोटा सहयोग करके एक बड़ा काम हो पा रहा है। तो सबका साथ मिल रहा है और इस कारण हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं हम लोग मिल के। ये अकेले की बस की बात नहीं है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम जिस वैश्विक महामारी से हमारा समाज जा रहा है, तो उसमें आपके ट्रस्ट का क्या रोल था? चूँकि जब महामारी आता है या कुछ भी अनफोर्सिन जो होता है हमारे समाज में, उसके लिए मैं सोचता या कोई योजना नहीं बनाता हूँ, निकल पड़ता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा जो पॉकेट अलाउ कर रहा है, उसमें मैं 1 या 2 दिन कुछ कर पाऊँगा।
लेकिन अगर आप लोगों का विश्वास जीत रहे हैं अपने कामों से, नेक कामों से, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। और यही मैंने किया, काम करता रहा। जो भी लॉकडाउन में फंसे रहे स्टेशन पे, और कई लोगों का साथ मिला। मैं सबका नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन अशोक तुलसियान, अजय जी, इतने लोग का लिस्ट है कि लोग आते गए, जुड़ते गए, मदद मिलते रहा। 3 महीना तक लगातार 300-400 लोगों का सुबह शाम खाना, और वो भी क्वालिटी कंट्रोल करके, बहुत अच्छे स्तर से खाना। फिर मास्क, हजारों लोगों तक मास्क पहुंचाना, और 24 घंटा तक अगर रात में फ़ोन आ गया एसडीओ साहब का कि यहाँ खाना है, उधर फ़ोन आ गया थाना प्रभारी का कि इधर हमारे यहाँ कुछ, मतलब सब लोगों के साथ मिलके इतना बेहतरीन हुआ कि इवन कि अभी तक मैं दवा लोगों को पहुँचा रहा हूँ, दवा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन औषधि का दवा बहुत सस्ता है और क्वालिटी है, अच्छा एफिकेसी है, वो लोगों तक पहुँचाना। डॉक्टर हूँ तो फ्री में देख ही सकता हूँ। उसके बाद दवा के साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र बनाया, मतलब जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक जो सैनिटाइजर था वो। और अभी तक हमारे समाज का ये एक बेहतरीन पहल हुआ, और लोग अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे, अपना एनिवर्सरी, कई तरह का सेलिब्रेशन की, रमन जी इस बार हम ये नहीं कर रहे हैं, इस बार 200 आदमी का खाना मेरे तरफ से, इस तरह से करते करते लगातार 300 लोगों तक। और ये एक बहुत बेहतरीन काम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अच्छे अच्छे जो डिग्निटी हैं वो मैसेज दिए कि रमन जी ये बहुत अच्छा काम है आपके ट्रस्ट का, और आपके समाज का काम देख के मुझे भी प्रेरणा मिल रही है। टीपू सुल्तान में संजय जी हैं, उनकी बेटी फराह खान है, उन्होंने पैसा भेजा सहयोग करने के लिए। मतलब कई जगह से लोग, शंभू शिखर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, कई मतलब अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो लोग सहयोग किए। और सहयोग सिर्फ अर्थ से ही नहीं होता है, मानसिक और शारीरिक सहयोग भी मिले ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। फ्यूचर का क्या प्लानिंग है कि ट्रस्ट और आगे क्या करेगी? देखिए, ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है, सुंदर सुसज्जित गांव का निर्माण करना, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो 22 साल पहले हमने बीपी स्कूल में ही देखा था, मेरा मित्र है प्रमोद झा, हम दोनों मिल के काम करते थे, और स्मार्ट गांव के ही सोच से आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वही सोच जो परिकल्पना हुई थी। मैंने ये सुना है कि स्मार्ट सिटी होता है, और आप स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं कुछ। स्मार्ट विलेज एक कॉन्सेप्ट है, और उस गांव में, कई गांव में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, कला के क्षेत्र में बहुत आगे वो जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं, गांव में इतनी प्रतिभा है। तो उसको लेके मैंने एक जो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब जैसे आपने बताया कि बिना सरकारी सहायता का, मुझे लगता है कि अगर डेवलप किया जाए ना, तो मैं पूरे बिहार में अभी बिहार गौरव यात्रा कर रहा हूँ। बीच में मैंने शुरू किया था पटना से। बिहार के हर एक गली, हर गांव में जाना है, और वहाँ के प्रतिभाओं को, जैसे कि मैंने सलोना ठाकुरवाड़ी पे काम किया था, उजान बाबा जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ए मिसिंग हिस्ट्री ऑफ बिहार, और कई ऐसे प्रतिभाएं हैं, उनको हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लाना चाहते हैं, बुक के माध्यम से लाना चाहते हैं, और उनको ऊपर तक ले जाने के लिए एक कड़ी बनना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उस गांव का, अगर किसी गांव में 10 अच्छे स्किल्ड लोग हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अपडेट होने का कारण, या बाहरी सहयोग नहीं मिलने के कारण, या आर्थिक तंगी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे हाल के दिनों में खेल में बहुत अच्छे लोग जा सकते हैं, पढ़ाई में जा सकते हैं, कई विधाएं हैं, बच्चों के अंदर 64 कलाएं हैं, उस कलाओं को उभारने के लिए जो एक गुरुकुल पद्धति होती है, उस गुरुकुल में जो 64 कलाएं होती थी, कहीं ना कहीं मैकाले पद्धति हावी हो चुका है अपने देश पे, तो उसको लेके मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसे ऐसे इस तरह से करें तो गाँव को जोड़ रहे हैं। और देखिए कितना आसान चीज़ है गाँव को बेहतर करना। 10 लाख लोगों से अगर हम जुड़ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट से लेके किसान तक, और 10 लाख लोगों से अपडेट हो जाते हैं डिजिटली, चाहे वो मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, और अगर आपका गांव बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप भी चाहती हैं कि हम अपने गांव को स्मार्ट बनाएं, और आपने मुझे बताया, एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे इस गांव को स्मार्ट करना है, मैंने डाल दिया कि डॉक्टर मुशर्रफ जी अपने गांव को स्मार्ट करना चाहती हैं, और सारे लोग 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट किए मिनिमम। कितना हो गया? 1 करोड़। क्या सरकारी अनुदान की जरूरत पड़ी?
और उस 1 करोड़ में किन्हीं को ये नहीं हुआ कि मैंने ज्यादा दिया। आज लोग एनजीओ जो खुल रहा है, एनजीओ में लोग वेट एंड वॉच करते हैं, 5 साल 6 साल की सरकारी अनुदान आएगा फिर काम करेंगे, इसलिए बनते हैं। कई एनजीओ ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, लेकिन एनजीओ पॉकेट गर्म करने की संस्था भी नहीं है। अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो कुछ लोगों के कारण सारा का सारा बदनामी जो होती है। कई एनजीओ हैं जो सरकार के साथ मिलकर गाँव को बेहतर कर रहे हैं और उन्हीं से सीख के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अच्छे लोग हम ही और आप हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं और बहुत लोग अच्छे हैं लेकिन डोमिनेंट हो चुके हैं। उनसे जुड़ने का काम वो तभी हो सकता है जब हम गांव में कंप्यूटर पे बैठ के सारा काम नहीं हो सकता है, फिजिकली करना होगा। और 10 लाख लोग जुड़ने के बाद आपका गाँव छोटा सा एक हेल्थ का, अगर बहुत छोटा सा गाँव है तो एक स्मार्ट एक छोटा सा हेल्थ का होना चाहिए, फिर वहाँ पे एजुकेशन का रिसर्च सेंटर होना चाहिए, फिर हेल्थ का, एजुकेशन का, उसको फिर उसका जो आय हो उसी में लगाते चले जाएं, उसी में लगाते चले जाएं। कल फिर अगर कोई और मित्र बोले कि मेरे गांव को भी रमन जी ऐसा कीजिए, फिर वो ऐप डाले, तो क्या कल फिर कोई 10 रुपया देने में कतराएंगे? क्योंकि पहला काम डॉक्टर मुशर्रफ जी का जो काम हुआ गाँव का, वो इतना स्मार्ट हुआ जो वो दिख रहा है। तो उस बिहाफ में कल फिर अगर 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एक चेन और नेटवर्क, कहीं ना कहीं लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त होने के कारण 1% मैं दावा करता हूं कि बिहार, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में सबसे बेहतर है। 24 घंटा अगर बिहार अपनी बिहारी काम छोड़ देना तो पूरा विश्व प्रभावित हो जाएगा। दुनिया के हर देश में अपनी बिहारी जो परचम लहराए हुए हैं, हर जगह स्किल्ड है, लेकिन अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने बिहार के लिए देना तो बिहार विश्व पटल पे आ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आपने अपना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुशर्रफ जहां जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा केवी स्टूडियो के तमाम टीम के मेंबर को और डॉक्टर रोशन सर जिन्होंने मुझे फ़ोन से इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह की बातें हैं उनको कहना है। और सच में ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से खराब चीज़ों को भी बेचा जा सकता है। तो अच्छे अगर चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करके मीडिया में पहुंचाएं तो समाज को ये भी एक कड़ी है बेहतर बनाने का। तो इसको लेके मुझे ये लगता है कि ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समाज निर्माण में ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।